अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम साइंस की बातें में खुश आमदीद। 2020 हमारी जिंदगी का एक यादगार तरीन साल होगा। ये साल इतना सनसनीखेज था कि ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी फिल्म या किसी टीवी शो में रह रहे हैं। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक करार दिया और उसके बाद इस पेंडेमिक से होने वाली हलाकतें और केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ। गर्मियों का सीजन बहुत बुरा गुजरा क्योंकि उस वक्त इस वायरस ने यूरोप को अपनी लपेट में लिया और इसके केसेस जो हैं साउथ एशिया और अफ्रीका में भी बढ़ने लग गए। और उसके बाद एक बहुत अच्छी खबर आई सितंबर में कि जब हमने देखा कि दुनिया ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थी इस वायरस के अगेंस्ट। यही वो टाइम था जब WHO के डायरेक्टर जनरल ने यह बात की कि द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज गेटिंग ब्राइटर। अभी हम वैक्सीन से होने वाली ये कामयाबी सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि दूसरी खबरें आना शुरू हो गई कि कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है और उसका एक ऐसा वेरिएंट पैदा हो गया जो बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये वेरिएंट पहले यूके में और उसके बाद साउथ अफ्रीका में पाया गया। अगर कोरोना वायरस के पेंडेमिक के ऊपर कोई टीवी शो बनाया जाए तो मेरा ख्याल से सीजन 1 यहाँ पर एंड होगा। तो आए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएंट्स होते क्या हैं और कोरोना वायरस का ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। वेरिएंट्स की साइंस समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि कोरोना वायरस इंसानी सेल में दाखिल कैसे होता है। सबसे पहले कोरोना वायरस सेल के करीब जाता है और अपनी स्पाइक प्रोटीन की मदद से सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। सेल के साथ अटैच होने के बाद कोरोना वायरस अपना mRNA सेल के अंदर रिलीज करता है। उसके बाद ये mRNA सेल में मौजूद प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियों यानी राइबोसोम्स पर काबू पा लेता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो वायरस के लिए प्रोटीन्स बनाएं। और उसके बाद वायरस के ये प्रोटीन्स इकट्ठे होकर वायरस की एक नई कॉपी बना देते हैं जो इंसानी सेल पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। नए वायरसेस का पैदा होना एक चेन रिएक्शन की तरह है जिससे एक वायरस से बेशुमार वायरस पैदा होते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कोरोना वायरस एक mRNA वायरस है और mRNA वायरसेस की यही खसूसियत होती है कि वो बड़ी तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। जब वो तेजी से अपने नंबर बढ़ाते हैं तो उनकी पैदाइश के दौरान उनका जेनेटिक मटेरियल में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। इन तब्दीलियों को म्यूटेशन कहते हैं। जब वायरस की किसी कॉपी में 3 से ज्यादा म्यूटेशंस आती हैं तो उसे वेरिएंट कहते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस के बेशुमार वेरिएंट्स हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन अगर किसी वेरिएंट की ज़ाहिरी खुसूसियात में तब्दीली आ जाए तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। जैसा कि कोई ऐसा वेरिएंट जो अगर सेल के अंदर आसानी से दाखिल हो जाता है या फिर कोई ऐसा वेरिएंट जिसके अंदर एंटीबॉडीज के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। वेरिएंट्स होना कोई नई बात नहीं है। तमाम RNA वायरसेस में म्यूटेशन होती है और उनके वेरिएंट्स बनते हैं। यही वजह है कि हम फ्लू वायरस के अगेंस्ट हर साल वैक्सीन लगवाते हैं। ये बात सोची जा रही है कि चाइना से जब ये वायरस शुरू हुआ तो ये शुरू में ही म्यूटेट कर चुका था, इसीलिए जो अमेरिका और यूरोप में इसका वेरिएंट था वो ज़्यादा मौलिक और ख़तरनाक था। इसी तरह ये बातें भी की जा रही हैं कि साउथ एशिया में यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो वायरस फैल रहा है वो भी एक वेरिएंट है जिसमें कम मौलिक क्वालिटीज़ हैं। सितंबर 2020 में कोरोना वायरस का जो वेरिएंट यूके में पाया गया उसे B117 का नाम दिया गया और इसमें पाई जाने वाली एक अहम म्यूटेशन N501Y है। इस म्यूटेशन की वजह से इस वायरस के फैलने की स्पीड में 70% तक इजाफा हुआ। यही वजह है कि नवंबर 2020 तक यूके में पाए जाने वाले तमाम केसेस में से 50% केसेस में यही वेरिएंट पाया गया और दिसंबर में इस वेरिएंट की तादाद 2/3 तक पहुंच गई। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस वक्त यूके में यही वेरिएंट है जो प्रीडोमिनेट करेगा। इसी तरह जो दूसरा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया उसमें भी 8 म्यूटेशंस हैं, जिनमें से एक तो यही N501Y है, जबकि दूसरी जो ज़्यादा खतरनाक म्यूटेशन है वो E484K है। इस म्यूटेशन की वजह से जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है वो ज़्यादा खतरनाक इसलिए हुआ है कि ये म्यूटेशन उसकी स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से में आती है जिसके ज़रिए से वो सेल से जाकर बाइंड करता है। ये 3 म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से वायरल लोड भी बढ़ जाता है और वायरस इजीली सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। ये वेरिएंट्स तो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, लेकिन अब सोचने की बात यह है कि ये कितने खतरनाक हैं। पहली बात यह है कि जिस तेजी के साथ ये वेरिएंट फैल रहा है
तो ये बड़ी जल्दी के साथ दूसरे वेरिएंट्स को रिप्लेस करके दुनिया में सबसे बड़ा वेरिएंट बन जाएगा। एक और बड़ा मसला जो देखने में आ रहा है वो ये है कि यही वो हिस्सा है जिसके साथ एंटीबॉडीज आकर बाइंड करती हैं। तो अगर ये हिस्सा अपने आप को तब्दील कर लेता है और एंटीबॉडीज अगर इसे रिकॉग्नाइज नहीं करती तो फिर इस तरह ये वायरस जो है पूरे इंसानी जिस्म में फैलता रहेगा और सीवियर डिजीज भी पैदा कर सकता है। तीसरी तवज्जो तलब बात यह है कि क्या हमारे पास मौजूद वैक्सीन्स इन वेरिएंट्स के खिलाफ काम करेंगी कि नहीं। उम्मीद ये की जा रही है कि ये वैक्सीन्स वेरिएंट्स के खिलाफ भी काम करेंगी, क्योंकि ये वैक्सीन्स न सिर्फ एंटीबॉडीज पैदा करती हैं बल्कि ये दूसरी किस्म के सेल भी पैदा करती हैं जिन्हें टी सेल्स कहा जाता है, जो वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। इस मसले को समझने के लिए फाइजर ने भी रिसेंटली एक तहकीक की है जिसमें उन्होंने 20 लोगों के खून के सैंपल में से एंटीबॉडीज ली हैं जिन्हें वैक्सीन मिली हुई थी। उन्होंने इन एंटीबॉडीज को वायरस में होने वाली म्यूटेशन N501 के खिलाफ इस्तेमाल किया है। याद रखें कि यह म्यूटेशन यूके वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट दोनों में कॉमन है। इस तहकीक में उन्होंने देखा है कि ये एंटीबॉडीज वायरस के नए वेरिएंट्स को रोकने में कामयाब साबित हुई हैं। इसका मतलब यह है कि इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि हमारी मौजूदा वैक्सीन्स वायरस के इन वेरिएंट्स के खिलाफ काम करेंगी, लेकिन फ्यूचर में जाकर हो सकता है कि ऐसा वेरिएंट बन जाए जिसके खिलाफ ये वैक्सीन्स काम ना करें। और अभी तक सोचा यह जा रहा है, इस बात का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स के खिलाफ जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 10 गुना तक कम होगी। तो आखिर में सबसे अहम बात यह है कि अब हमें करना क्या चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये वेरिएंट ज़्यादा मौलिक साबित ना हो और मौजूदा वैक्सीन जो है वो इनके खिलाफ काम करे। दूसरी, हमारे पास बेहतरीन सिंपल टेक्निक्स हैं कि हम अपने हाथ रेगुलरली धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ हमारे पास इससे बेहतरीन और कोई हथियार नहीं है। और आखिर में सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ वो ये कि जिन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से न सिर्फ हम इस बीमारी से बच सकते हैं बल्कि हम इस बीमारी के फैलाव को भी रोक सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जान की भी हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि ये वैक्सीन्स mRNA वैक्सीन्स हैं तो इसलिए इन्हें आसानी से एडिट किया जा सकता है और सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर अंदर हम किसी भी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो उन मालूमात और डाटा पर मबनी है जो अब तक हमारे पास है। हो सकता है कि अगले हफ्ते, अगले महीने हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन हो जो इन सारी बातों को रिजेक्ट कर दे, तो हम आपके सामने हाजिर होंगे और ये सारी बात एक्सेप्ट करेंगे और हम आपको अपडेट करेंगे कि इस वक्त लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि साइंस की खूबसूरती ही यही है, ये एक सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस है। हम पॉलिटिशियंस की तरह कोई बात करके उस पर अड़ नहीं जाते, बल्कि हम अपने आप को करेक्ट करते हैं। तो आप भी अपना माइंड ओपन रखें, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसे क्रिटिकली एनालाइज करें और हम आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे प्रोग्राम साइंस की बातें में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।